नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं धर्मवीर भारती के उपन्यास गुनाहों का देवता। तो बात पूरी भी सुनो। शाम को गेसु का नौकर आया था। उसके छोटे भाई हसरत की सालगिरह थी। सुबह कुरान खानी होने वाली थी और उसकी माँ ने बुलाया था। तो गई क्यों नहीं, किससे पूछ कर जाती। आप तो इस वक्त आ रहे हैं जब सब खत्म हो गया, सुधा बोली। तो पापा से पूछ के चली जाती, चंदन ने समझा कर कहा। और फिर गेसु के यहाँ तो यूँ अक्सर जाती हो तुम। तो आज तो डांस भी करने के लिए कहा था उसने। फिर बाद में तुम कहते, सुधा तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लड़कियों को ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, और बैठ के उपदेश पिलाते और नाराज़ होते। बिना तुमसे पूछे हम कहीं सिनेमा, पिकनिक, जलसा में गए हैं कभी? और फिर आंसू टपक पड़े। पगली कहीं की, इतनी सी बात पर रोना क्या? किसी के हाथ कुछ उपहार भेज दो और फिर किसी मौके पर चली जाना। हाँ, चली जाना। तुम्हें कहते क्या लगता है गेसु ने कितना बुरा माना होगा? सुधा ने बिगड़ते हुए ही कहा। इम्तिहान आ रहा है, फिर कब जाएंगे? कब है इम्तिहान तुम्हारा? चाहे जब हो। मुझे पढ़ाने के लिए कहा किसी से? अरे भूल गए। अच्छा, आज देखो कहेंगे नहीं, आज दोपहर को आप बुला लाइए, वरना हम सब किताबों में लगाए देते हैं आग। समझे कि नहीं? अच्छा, आज दोपहर को बुला लाएंगे, ठीक। अच्छा, याद आया, बिसरिया से कहूँगा तुम्हें पढ़ाने के लिए। उसे रुपए की ज़रूरत भी है। चंदन ने छुटकारे का कोई रास्ता ना पाकर कहा। आज दोपहर को जरूर से, सुधा ने फिर आंख नचाकर कहा। लो, पापा आ गए नहाकर, जाओ। चंदर उठा और चल दिया। सुधा उठी और अंदर चली गई। डॉक्टर शुक्ला हल्के सांवले रंग के, जरा स्थूलकाय से थे। बहुत गंभीर अध्ययन और अध्यापन और उम्र के साथ साथ ही उनकी नम्रता और भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन वे लोगों से मिलते जुलते कम थे। व्यक्तिगत दोस्ती उनकी किसी से नहीं थी। लेकिन उत्तर भारत के प्रमुख विद्वान होने के नाते कॉन्फ्रेंस में, मौखिक परीक्षाओं में, सरकारी कमेंट्रियों में वे बराबर बुलाए जाते थे और इसमें प्रमुख दिलचस्पी से हिस्सा लेते थे। ऐसी जगहों में चंदर अक्सर उनका प्रमुख सहायक रहता था और इसी नाते चंदर भी प्रांत के बड़े बड़े लोगों से परिचित हो गया था। जब वह एमए पास हुआ था तब से फाइनेंस विभाग में उसे कई बार ऊंचे ऊंचे पदों का ऑफर आ चुका था। लेकिन डॉक्टर शुक्ला इसके खिलाफ थे। वे चाहते थे कि पहले वह रिसर्च पूरी कर ले, संभव हो तो विदेश हो आए, तब चाहे कुछ काम करे। अपने व्यक्तिगत जीवन में डॉक्टर शुक्ला अंतर्विरोधी के व्यक्ति थे। पार्टियों में मुसलमानों और ईसाइयों के साथ खाने में कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन कच्चा खाना वे चौके में आसन पर बैठकर रेशमी धोती पहनकर खाते थे। सरकार को उन्होंने सलाह दी कि साधु और सन्यासियों को जबरदस्ती काम में लगाया जाए और मंदिरों की जायदादें जब्त कर ली जाए। लेकिन सुबह घंटे भर तक पूजा जरूर करते थे। पूजा पाठ, खान पान, जात पात के पक्के हामी, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में कभी यह नहीं जाना कि उनका कौन शिष्य ब्राह्मण है, कौन बनिया, कौन खत्री और कौन कायस्थ। नहाकर वे आ रहे थे और दुर्गा सप्तशती का कोई श्लोक गुनगुना रहे थे। कपूर को देखा तो रुक गए और बोले, हेलो, हो गया वह टाइप? जी हाँ। कहाँ कराया टाइप? मिस डिक्रूज के यहाँ। अच्छा, वह लड़की अच्छी है, अब तो बहुत बड़ी हुई होगी। अभी शादी नहीं हुई। मैंने तो सोचा वह मिले या ना मिले। नहीं, वह यहीं है, शादी हुई फिर तलाक हो गया। अरे, तो अकेले रहती है? नहीं, अपने भाई के साथ है, बंटी के साथ। अच्छा, और बंटी की पत्नी अच्छी तरह है? वह मर गई। राम राम, तब तो घर ही बदल है गया होगा। पापा, पूजा के लिए सब बिछा दिया है, सहसा सुधा बोली। अच्छा बेटी। अच्छा चंदर, मैं पूजा कराऊं जल्दी से? तुम चाय पी चुके?
जी हाँ। अच्छा, तो मेरी मेज पर एक चार्ट है, ज़रा इसको ठीक तो कर दो सब तक। मैं अभी आया। चंदा स्टडी रूम में गया और मेज पर बैठ गया। कोट उतार कर उसने खूंटी पर टांग दिया और नक्शा देखने लगा। पास में एक छोटी सी चीनी की प्याली में चाइना इंक रखी हुई थी और मेज पर पानी। उसने 2 बूंद पानी डालकर चाइना इंक घिसना शुरू कर ली। इतने में सुधा कमरे में दाखिल। ए सुनो, उसने चारों ओर देखकर बड़े सशंकित स्वरों में कहा और फिर झुककर चंदर के कान के पास मुंह लगाकर कहा, चावल की नान खटाई खाओगे? ये क्या भला है? चंदन ने इंक घिसते घिसते पूछा। बड़ी अच्छी चीज़ होती है, पापा को बहुत अच्छी लगती है। आज हमने सुबह अपने हाथ से बनाई थी। हैं, खाओगे? सुधा ने बड़े दुलार से पूछा। ले आओ, चंदन ने कहा। ले आए हम, लो। और सुधा ने अपने आंचल से लिपटी हुई 2 नान खटाई निकालकर मेज पर रख दी। अरे, तस्तीर में क्यों नहीं लाई? सब धोती में घी लग गया, इतनी बड़ी हो गई। सौर नहीं जरा सा, चंदन ने बिगड़ कर कहा। छिपा करके लाए हैं, फिर ये सकरी होती है कि नहीं? चौकी के बाहर कैसे लाते? तुम्हारे लिए तो लाए हैं और तुम ही बिगड़ रहे हो। अंधे को नौन दो, अंधा कहे मेरी आंखें फोड़ो। सुधा ने मुंह बनाकर कहा, खाना है कि नहीं? हाथ में तो सही लगी है, चंदन ने बोला। हम अपने हाथ से नहीं खिलाएंगे, हमारा हाथ झूठा हो जाएगा। और राम राम, पता नहीं तुम रेस्तरां में मुसलमान के हाथ का खाते होगे। थू थू। चंदर हंस पड़ा सुधा की इस बात पर और उसने पानी में हाथ डुबोकर बिना पूछे सुधा के आंचल में हाथ पोंछ दिए। स्याही के और बेतकल्फी से नन खटाई उठाकर खाने लगा। बस अब धोती का किनारा रंग दिया और यही पहनना है हमें दिन भर, सुधा ने बिगड़ कर कहा। खुद नान खटाई छिपा कर लाई और घी लग गया तो कुछ नहीं, और हमने स्याही पोंछ दी तो मुंह बिगड़ गया, चंदन ने मैपिंग पेन में इंक लगाते हुए कहा। हाँ, अभी पापा देखें तो और बिगड़ें कि धोती में घी स्याही सब लगाए रहती है, तुम्हें क्या? और उसने स्याही लगा हुआ छोर कोसकर कमर में खोस लिया। छी, वही घी में तर छोर कमर में खोस लिया, गंदी कहीं की, चंदन ने चाट की लाइन ठीक करते हुए कहा। गंदी हैं तो तुमसे मतलब? और मुंह चिढ़ाते हुए सुधा कमरे से बाहर चली गई। चंदर चुपचाप बैठा चाट दुरुस्त करता रहा। उत्तर प्रदेश के पूर्व जिला बलिया, आजमगढ़, बस्ती, बनारस आदि में बच्चों की मृत्यु संख्या का ग्राफ बनाना था और एक और उनके नक्शे पर बिंदुओं की एक सघनता से मृत्यु संख्या का निर्देश करना था। चंदर की एक आदत थी, वह काम में लगता था तो भूत की तरह लगता था। फिर उसे दिन दुनिया किसी की खबर नहीं रहती थी। खाना पीना तन बदन किसी का होश नहीं रहता था। इसका एक कारण था, चंदर उन लड़कों में से था जिनकी ज़िंदगी बाहर से बहुत हल्की फुल्की होते हुए भी अंदर से बहुत गंभीर और अर्थमयी होते हैं, जिनके सामने एक स्पष्ट उद्देश्य, एक लक्ष्य होता है। बाहर से चाहे जैसे होने पर भी अपने आंतरिक सत्य के प्रति घोर ईमानदारी, यह इन लोगों की विशेषता होती है और सारी दुनिया के प्रति अगंभीर और उच्छृंखल होने पर भी जो चीज़ें इनकी लक्ष्य परिधि में आ जाती है उनके प्रति उनकी गंभीरता साधना और पूजा बन जाती है। इसीलिए बाहर से इतना व्यक्तिवादी और सारी दुनिया के प्रति निरपेक्ष और लापरवाह दिखे पड़ने पर भी वह अंतरतम से समाज और युग और अपने आसपास के जीवन और व्यक्तियों के प्रति अपने को बेहद उत्तरदायी अनुभव करता था। वह देशभक्त भी था और शायद समाजवादी भी, पर अपने तरीके से। वह खद्दर नहीं पहनता था, कांग्रेस का सदस्य नहीं था, जेल नहीं गया था, फिर भी वह अपने देश को प्यार करता था, बेहद प्यार। उसकी देशभक्ति, उसका समाजवाद सभी उसके अध्ययन और खोज में समा गया था। वह
यह जानता था कि समाज के सभी स्तंभों का स्थान अपना अलग अलग होता है। अगर सभी मंदिरों के कंगूरे के फूल बनने की कोशिश करने लगे तो नींव की ईंट और सीढ़ी का पत्थर कौन बनेगा? और वह जानता था कि अर्थशास्त्र वह पत्थर है जिस पर समाज के सारे भवन का बोझ है। और उसने निश्चय किया था कि अपने देश, अपने युग के आर्थिक पहलू को वह खूब अच्छी तरह से अपने ढंग से विश्लेषण करके देखेगा और उसे आशा थी कि वह एक दिन ऐसा समाधान खोज निकालेगा कि मानव की बहुत सी समस्याएं हल हो जाएंगी। और आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में अगर आदमी खूंखार जानवर बन गया है तो एक दिन दुनिया उसकी एक आवाज़ पर देवता बन सकेगी। इसीलिए जब वह बैठकर कानपुर की मिलों के मजदूरों के वेतन का चार्ट बनाता था या उपयुक्त साधनों के अभाव में मर जाने वाली गरीब औरतों और बच्चों का लेखा जोखा करता था, तो उसके सामने अपना करियर, अपनी प्रतिष्ठा, अपना डिग्री का सपना नहीं होता था। उसके मन में उस वक्त वैसा संतोष होता था जो किसी पुजारी के मन में होता है जब वह अपने देवता की अर्चना के लिए धूप दीप नैवेद्य सजाता था। बल्कि चंदर थोड़ा भावुक था। एक बार तो जब चंदन ने अपने रिसर्च के सिलसिले में यह पढ़ा कि अंग्रेज़ों ने अपनी पूंजी लगाने और अपना व्यापार फैलाने के लिए किस तरह मुर्शिदाबाद से लेकर रोहतक तक हिंदुस्तान के गरीब से गरीब और अमीर से अमीर बासिंदों को अमानुषिकता से लूटा, तब वह फुट फुट कर रो पड़ा था। लेकिन इसके बावजूद उसने राजनीति में कभी डूबकर हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि उसने देखा था कि उसके जो भी मित्र राजनीति में गए थोड़े दिन बाद बहुत प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा पा गए, मगर आदमियत खो बैठे। अपने अर्थशास्त्र के बावजूद वह यह समझता था कि आदमी की ज़िंदगी सिर्फ आर्थिक पहलू तक सीमित नहीं, और वह यह भी समझता था कि जीवन को सुधारने के लिए सिर्फ आर्थिक ढांचा बदल देने भर की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आदमी का सुधार करना होगा, व्यक्ति का सुधार करना होगा, वरना एक भरे पूरे और वैभवशाली समाज में भी आज के से अस्वस्थ और पाशविक वृत्तियों वाले व्यक्ति रहेंगे तो दुनिया ऐसा ही लगेगा जैसे एक खूबसूरत सजा सजाया महल जिसमें कीड़े और राक्षस रहते हैं। वह यह भी समझता था कि वह जिस तरह की दुनिया का सपना देखता, वह दुनिया आज किसी भी एक राजनीतिक क्रांति या किसी भी विशेष पार्टी की सहायता मात्र से नहीं बन सकती है। उसके लिए आदमी को अपने को बदलना होगा, किसी समाज को बदलने से काम नहीं चलेगा। इसीलिए वह अपने व्यक्ति के संसार में निरंतर लगा रहता था और समाज के आर्थिक पहलुओं को समझने की कोशिश करता रहता था। यही कारण है कि अपने जीवन में आने वाले व्यक्तियों के प्रति वह बेहद ईमानदार रहता था और अपने अध्ययन और काम के प्रति वह सचेत और जागरूक रहता था। और वह अच्छी तरह समझता था कि इस तरह वह दुनिया को उस ओर बढ़ाने में थोड़ी सी मदद कर रहा है, क्योंकि अपने में भी वह सत्य की वही चिंगारी पाता था। इसीलिए कवि या दार्शनिक ना होते हुए भी वह इतना भावुक, इतना दृढ़ चरित, इतना सशक्त और इतना गंभीर था। और काम तो अपना वह इस तरह करता था जैसे वह किसी की एकाग्र उपासना कर रहा हो। इसीलिए जब वह चार्ट के नक्शे कर कलम चला रहा था तो उसे मालूम नहीं हुआ कि कितनी देर से डॉक्टर शुक्ला आकर उसके पीछे खड़े हो रहे हैं। वाह, नक्शे पर तो तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा चलता है। बहुत अच्छा, अब उसे रहने दो। लाओ देखें तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। आज तो इतवार है ना। डॉक्टर शुक्ला पास की कुर्सी पर बैठकर बोली, चंदर, आजकल मैं एक किताब लिखने की सोच रहा हूँ। मैंने सोचा कि भारतवर्ष की जाति व्यवस्था का नए वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन और विश्लेषण किया जाए। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? व्यर्थ है। जो व्यवस्था आज नहीं तो कल चूर चूर होने जा रही है, उसके बारे में
तुमार बांधना और समय बर्बाद करना बेकार है। चंदन ने बहुत आत्मविश्वास से कहा। यही तो तुम लोगों में खराबी है। कुछ थोड़ी सी खराबियां जाति व्यवस्था की देख ली और उसके खिलाफ हो गए। एक रिसर्च स्कॉलर का दृष्टिकोण ही दूसरा होना चाहिए। फिर हमारे भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं को तो बहुत ही सावधानी से समझने की आवश्यकता है। यह समझ लो कि मानव जाति दुर्बल नहीं है। अपने विकास क्रम में वह उन्हीं संस्थाओं, रीति रिवाजों और परंपराओं के रहने देती है जो उसके अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक होती है। अगर वे आवश्यक ना हुई तो मानव उससे छुटकारा मांग लेता है। यही जाति व्यवस्था जाने कितने सालों से हिंदुस्तान में कायम है। क्या यही इस बात का प्रमाण नहीं है कि यह बहुत सशक्त है, अपने में बहुत जरूरी है? अरे हिंदुस्तान की भली चिल्लाई। चंदर बोला, हिंदुस्तान में तो गुलामी कितने दिनों से कायम है, तो क्या वह भी जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। डॉक्टर शुक्ला बोले, मुझे भी हिंदुस्तान पर गर्व है। मैंने कभी कांग्रेस का काम किया, लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंचा है हूँ कि जरा सी आज़ादी अगर मिलती है हिंदुस्तानियों को तो वे उसका भरपूर दुरुपयोग करने से बाज नहीं आते और कभी भी वे लोग अच्छे शासक नहीं निकलेंगे। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं। हिंदुस्तानियों को ऐसा बना दिया है अंग्रेजों ने, वरना हिंदुस्तान ना ही तो चंद्रगुप्त और अशोक पैदा किया था। और रही जाति व्यवस्था की बात, तो मुझे तो स्पष्ट दिख रहा है कि जाति व्यवस्था टूट रही है। कपूर बोला, रोटी बेटी की कैद थी। रोटी की कैद तो करीब करीब